गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों एसएससी जीडी 2023 के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट, जो कि एसएससी जीडी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए जीएस के प्रश्नों पर आधारित है। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो गगन जीएस स्टडी पॉइंट को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों एसएससी जीडी 2023 के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को खत्म नहीं किया जा सकता है। और इसके ऑप्शन हैं अनुच्छेद 16 से लेकर 18 तक, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 20 और 21 या अनुच्छेद 23 और 24। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है अनुच्छेद 20 और 21। तो यहां से आप लोग ध्यान रखिएगा कि फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकारों का जो अनुच्छेद 20 और 21 होता है वो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान खत्म नहीं किया जा सकता है। और फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये न्याय संगत है, अर्थात जस्टिसिएबल है। और इससे ये समझिएगा आप लोग कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह किसी भी अदालत में जा सकता है। और मौलिक अधिकारों या फंडामेंटल राइट के बारे में आप लोग दोस्तों कुछ पॉइंट याद रखिएगा। तो जो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार होता है दोस्तों, वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से, और ये दिया गया है भारतीय संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। तो यहाँ से आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट या जिसे मौलिक अधिकार भी कहा जाता है वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से, और ये दिया गया है भारतीय संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। इतना आप लोग सबसे पहले ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो मौलिक अधिकार होता है वो राष्ट्रीय आपातकाल के समय में कैसे प्रभावित होता है वो बताया गया है अपने संविधान में आर्टिकल या अनुच्छेद 358 और 359 के द्वारा। तो यहाँ से आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 358 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 358 से दोस्तों जो मौलिक अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 में, और यहाँ पर कुल मौलिक अधिकार दिया गया है दोस्तों 6। तो ये 6 मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए जाएंगे राष्ट्रीय आपातकाल ये नेशनल इमरजेंसी के दौरान। और ये बताता है अपने संविधान का अनुच्छेद नंबर 358। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक संशोधन हुआ, और वो हुआ 44वां संविधान संशोधन, जो कि हुआ था 1978 में। तो 44वां संविधान संशोधन या 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि हुआ था 1978 में, इसमें दोस्तों ये आधार रखा गया कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल का आधार होगा युद्ध या बाहरी आक्रमण, तभी अनुच्छेद 358 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 में, जो कि है 6 मौलिक अधिकार, वो समाप्त होगा यदि राष्ट्रीय आपातकाल का आधार है युद्ध या बाहरी आक्रमण। तो इसमें आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद 359 यह बताता है दोस्तों कि नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कोई भी व्यक्ति किसी भी अदालत में नहीं जा सकता। लेकिन दोस्तों इसमें भी 44वां संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 20 और 21 का उल्लंघन होने पर कोई भी व्यक्ति अदालत में जा सकता है। इतना चीज़ दोस्तों आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें है निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। और इसमें दिया गया है दोस्तों पहला पॉइंट कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य।
तो ये सही है दोस्तों। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं। और दूसरा दिया गया है दोस्तों राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो ये भी सही है दोस्तों। राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो लोग भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और तीसरा है राज्य विधान परिषद के सदस्य, तो ये लोग भाग नहीं लेते हैं दोस्तों, तो तीसरा हो जाएगा गलत। और चौथा है राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, तो ये लोग भी दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पहला और दूसरा किस ऑप्शन में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 1 और 2। और राष्ट्रपति के संदर्भ में आप लोग कुछ चीज़ें याद रखिएगा कि जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं वो दिया गया है भारतीय संविधान के भाग 5 में और आर्टिकल या अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए कि राष्ट्रपति दिया गया है भारतीय संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक। और दोस्तों जो राष्ट्रपति का इलेक्शन या निर्वाचन होता है वो दिया गया है अनुच्छेद 54 में। और इसमें यह बताया गया है दोस्तों कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लोग भाग लेते हैं और कौन भाग नहीं लेता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो सभी भाग लेते हैं। अर्थात संसद के जो दोनों सदन होते हैं जो कि है लोकसभा और राज्यसभा, उसके जो निर्वाचित सदस्य होंगे या इलेक्टेड मेंबर होंगे वो भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। और राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेते हैं। और यूटी या यूनियन टेरिटरी या जिसे कहा जाता है केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो बस यही आप लोग 3 पॉइंट याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो कि दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में, उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो इतना चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें है वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद शामिल है। और इसके ऑप्शन हैं 395, 421, 448 या 500। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 448। तो भारतीय संविधान में दोस्तों वर्तमान में कुल 448 अनुच्छेद हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और संविधान में जो अनुच्छेद हैं दोस्तों उसके संबंध में आप लोग कुछ पॉइंट हैं उसे हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो मूल संविधान था दोस्तों उसमें कुल भाग थे 22 और कुल अनुच्छेद थे 395 और अनुसूचियाँ थी दोस्तों 8। और वर्तमान में दोस्तों भारतीय संविधान में कुल भाग हैं 25 और अनुच्छेद हैं 448 और अनुसूचियाँ हैं 12। तो आप लोग इतना चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। और एक बार और देख लीजिए दोस्तों कि मूल संविधान में कुल भाग थे 22, अनुच्छेद थे 395 और अनुसूची थी 8। और वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल भाग थे 25 और अनुच्छेद हैं 448 और अनुसूचियां हैं 12। इतना आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें है निम्नलिखित में कौन सा दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। और इसके ऑप्शन हैं कृषि विकास, औद्योगिक विकास, स्थिरता और आत्मनिर्भरता या खाद्यान्नों के उत्पाद में वृद्धि। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है औद्योगिक विकास। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था दोस्तों औद्योगिक विकास या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि पंचवर्षीय योजना की स्थापना हुई दोस्तों भारत में 15 मार्च
1950 को। और पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष होता है दोस्तों जो भारत के वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं। और पंचवर्षीय योजना के जो पहले उपाध्यक्ष थे दोस्तों उनका नाम था गुलजारी लाल नंदा। और पंचवर्षीय योजना को दोस्तों अब नीति आयोग से बदल दिया गया है। तो आप लोग इतना यहाँ से ध्यान रखिएगा। और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि चली थी दोस्तों 1956 से लेकर 1961 तक, उसका टारगेट या लक्ष्य था दोस्तों डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री या औद्योगिक विकास। और इस मॉडल का नाम था दोस्तों पीसी महालनोबिस मॉडल। तो इतना चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना चली थी 1956 से लेकर 1961 तक और इसका लक्ष्य था डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री या औद्योगिक विकास और इसके मॉडल का नाम था पीसी महालनोबिस मॉडल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें है निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। और इसके ऑप्शन हैं असम, मेघालय, कर्नाटक या पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो कि है कर्नाटक। तो भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है दोस्तों कर्नाटक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और इसमें है नीचे दिए गए किस वर्ष में भारत की प्रथम जनगणना पूर्ण की गई थी। और इसके ऑप्शन हैं 1860, 1875, 1881 या 1890। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो कि है 1881। तो भारत की जो प्रथम जनगणना पूर्ण की गई थी दोस्तों वो किया गया था 1881 में। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 और इसमें है निम्नलिखित में भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और इसके ऑप्शन हैं यमुना, गोदावरी, महानदी या कृष्णा। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो कि है महानदी। तो महानदी दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और कर्क रेखा दोस्तों भारत के एकदम मध्य से होकर गुजरती है। ये भी चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो महानदी है वो निकलती है रायपुर छत्तीसगढ़ के सिहवा पहाड़ी से। और इस महानदी पर दोस्तों उड़ीसा में बना है हीराकुंड बांध और इसी नदी के किनारे स्थित है बाराबती क्रिकेट स्टेडियम। ये दोनों चीज़ दोस्तों उड़ीसा में है, हीराकुंड डैम और बाराबती क्रिकेट स्टेडियम। ये सब बने हैं दोस्तों महानदी के तट पर। और जो महानदी है दोस्तों वो करती है डेल्टा का निर्माण। इतना चीज़ आप लोग महानदी से ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 और इसमें है जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस वर्ष घटित हुई। और इसके ऑप्शन हैं 1915, 1918, 1919 या 1920। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो कि है 1919। और जलियांवाला बाग के संदर्भ में आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। और जलियांवाला बाग हत्याकांड को ही कहा जाता है दोस्तों अमृतसर नरसंहार। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में दोस्तों जनरल डायर ने अमृतसर में एकत्रित भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। और इस नरसंहार के बाद दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था हंटर कमेटी। और इसका यह काम था कि इसका इन्वेस्टिगेशन या जांच करे। लेकिन
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे मानने से इनकार कर दिया। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आया है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 और इसमें है जीएसटी पंजीकरण कितने अंकों या डिजिट्स का होता है। और इसके ऑप्शन हैं 10, 11, 12 या 15। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो कि है 15। तो जीएसटी पंजीकरण जो होता है दोस्तों वो होता है कुल 15 अंकों का या 15 डिजिट का। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 और इसमें है दो अक्षांशों या लैटिट्यूड के बीच की दूरी कितनी होती है। और इसके ऑप्शन हैं 110, 111, 111.32 किलोमीटर या 112 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो कि है 111 किलोमीटर। तो दो अक्षांशों या दो लैटिट्यूड के बीच में दूरी होती है दोस्तों 111 किलोमीटर। और यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि दो देशांतरों के बीच की दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 और इसमें है निम्नलिखित में कौन सा रोग वायरस के कारण होता है। और इसके ऑप्शन है दोस्तों कंठमाला, बेरीबेरी, क्षय रोग या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो कि है कंठमाला या जिसे कहा जाता है मम्स। तो कंठमाला या मम्स होता है दोस्तों वायरस के कारण, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 और इसमें है किसी उपग्रह का कक्षीय वेग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। और इसके ऑप्शन हैं ग्रह का द्रव्यमान, कक्षा की त्रिज्या या उपग्रह का द्रव्यमान या नन ऑफ दीज या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो कि है उपग्रह का द्रव्यमान। तो किसी भी उपग्रह का जो कक्षीय वेग होता है दोस्तों वह उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 और इसमें है हु एमंग द फॉलोइंग फर्स्ट इंट्रोड्यूस द 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। अर्थात 3 किंगडम क्लासिफिकेशन निम्नलिखित में से किसने दिया था। और इसके ऑप्शन हैं डार्विन, R.H. व्हिटेकर या अर्नस्ट हैकेल या कोपलैंड। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो कि है अर्नस्ट हैकेल। तो यहां से आप लोग ध्यान रखिएगा कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे अर्नस्ट हैकेल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 और इसमें है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। और इसके ऑप्शन हैं 10 मार्च, 12 मई, 5 जून या 5 मई। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो कि है 5 जून। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों 5 जून को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 और इसमें है तानसेन सम्मान किस राज्य ने शुरू किया है। और इसके ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश राज्य ने दोस्तों शुरू किया है तानसेन सम्मान पुरस्कार, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 और इसमें है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मोत्सु महोत्सव मनाया जाता है। और इसके ऑप्शन हैं असम, मेघालय, नागालैंड और महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो कि है नागालैंड। तो मोत्सु महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों
नागालैंड में। यहाँ से आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। और नागालैंड के संदर्भ में दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि नागालैंड में मनाया जाता है मोत्सु महोत्सव, और ये मनाया जाता है खेतों की बुआई के बाद। तो नागालैंड में मनाया जाता है मोत्सु महोत्सव। और नागालैंड का एक और महत्वपूर्ण उत्सव है दोस्तों, जिसे कहा जाता है हॉर्नबिल महोत्सव या हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि नागालैंड में दो महत्वपूर्ण उत्सव मनाए जाते हैं, जो कि है मोत्सु महोत्सव, जो कि मनाया जाता है खेतों की बुआई के बाद, और एक है हॉर्नबिल महोत्सव। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, और इसमें है कजिंद 2023 सैन्य अभ्यास भारत और किसके बीच होगा। और इसके ऑप्शन हैं ईरान, अमेरिका, कजाकिस्तान और ब्रिटेन। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है कजाकिस्तान। तो कजिंग 2023 दोस्तों भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो कजिंद 2023 है दोस्तों, ये मनाया जाएगा भारत और कजाकिस्तान के मध्य, और ये है दोस्तों 7वां संस्करण, और ये मनाया जाएगा 30 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर 2023 तक। तो कजिंद 2023 सैन्य अभ्यास से आप लोग इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, और इसमें है KN शांत कुमार को किस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इसके ऑप्शन हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय जांच ब्यूरो, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन या अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों KN शांत कुमार को। इन्हें आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, और इसमें है किस देश की कबड्डी टीम ने 2023 में एशियाई खेलों का खिताब जीता। और इसके ऑप्शन हैं भारत, पाकिस्तान, ईरान और मलेशिया। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है भारत। तो 2023 एशियाई खेलों में दोस्तों भारत ने कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो एशियाई खेल हुए थे 2023 में दोस्तों, उसका फाइनल हुआ था भारत और ईरान के बीच में, और इस मैच को दोस्तों भारत ने 29 के मुकाबले 33 पॉइंट से जीत लिया था। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, और इसमें है जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य से संबंधित है। और इसके ऑप्शन हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा या छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है उत्तराखंड। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना ये संबंधित है दोस्तों उत्तराखंड से। तो बस दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ गगन GS स्टडी पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।